अम्ब्रेला एकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमें सारे बच्चों की सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में पता चला था, साथ ही कैसे नंबर 5 फ्यूचर के अंदर चला गया था और उसने वहाँ पे क्या क्या देखा था। उसके बाद में भी वो वापस पास्ट में आ सका और ये सारी बातें वो वानिया से करना चाहता था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे सीन एक बार वापस से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे अब नंबर 5 के बारे में बताया जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ था। सारे बच्चे एक साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे पहुंच चुके थे। सभी अपने फादर का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर हारग्रीव्स यहाँ पे पहुंचते हैं और ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नंबर 5 उनसे बहस करने लगता है। हमें पता चलता है कि नंबर 5 और वानिया की बचपन से ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये इशारों इशारों में बातें कर रहे थे। नंबर 5 मिस्टर हारग्रीव्स को कहता है कि मुझे आप फ्यूचर में जंप क्यों नहीं करने देते, मेरे पास में जंप की पावर है और मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। लेकिन हारग्रीव्स का कहना था कि तुम्हें अभी छोटे जंप्स करने आते हैं, तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हो, लेकिन पास्ट से फ्यूचर में जाना और टाइम ट्रेवल करना बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा। वहाँ जाने से तुम्हारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, तुम्हारा फिजिकल, मेंटल काफी सारी चीजों में बदलाव आ सकता है और ये चीजें खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मैंने भी इस पे अभी तक स्टडी नहीं करी है। लेकिन नंबर 5 कहता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसके लिए और आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन मिस्टर हारग्रीव्स नंबर 5 को बुरी तरीके से डांट देते हैं और बिठा देते हैं कि ये अभी तुम नहीं करोगे। नंबर 5 गुस्सा हो जाता है और वहीं पे ब्रेकफास्ट को छोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। जैसे वो मेंशन से बाहर आता है तो जंप करता है और सीधा कुछ साल आगे पहुंच जाता है। वापस से जंप करता है और एक बार फिर से आगे निकल जाता है। ऐसे कर करके वो कई सालों आगे निकल जाता है फ्यूचर में। लेकिन वो जैसे ही उस टाइमलाइन के अंदर पहुंचता है तो उसे सारी चीजें बर्बाद मिलती है। कोई भी चीज ठीक नहीं थी। वो सबको आवाजें देने लगता है और अपने मेंशन की तरफ पीछे भागता है, लेकिन उसका मेंशन भी बुरी तरीके से टूट के जल चुका था। वो वापस से पास्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर ही खत्म हो गई है। अम्ब्रेला एकेडमी की कोई भी चीज उसके आसपास नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम पे आ जाता है, जब नंबर 5 प्रेजेंट के अंदर वानिया के पास बैठा था। वानिया नंबर 5 से पूछती है कि आखिर तुमने वहाँ एग्जिस्ट कैसे किया, वहाँ पे कोई लोग भी नहीं थे, आखिर वहाँ पे बचा क्या था। नंबर 5 बताता है कि उसने कितनी बुरी तरीके से और कितनी मुसीबतों का सामना करके वहाँ पे एग्जिस्ट किया। वानिया कहती है तो तुम वापस से पास्ट में क्यों नहीं आ गए। तो नंबर 5 को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि हाँ, जैसे मैंने तो ट्राई ही नहीं किया होगा ना, मैं तो वहाँ पे मजे करने के लिए गया था, मैं वहाँ पे अटक गया था और अगले 7 दिनों के अंदर ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें ये चीजें समझनी होगी। वानिया को वापस से अपने फादर की बातें याद आने लगती है कि जब भी कोई टाइम ट्रेवल करता है तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है और उसे लगता है कि नंबर 5 कोई भी बातें बड़बड़ा रहा है और दुनिया खत्म नहीं हो सकती है। नंबर 5 को लगता है कि वानिया उसकी बातों पे बिलीव करेगी ही नहीं, इसी के कारण वो घर छोड़ के जाने लगता है। वानिया उसे रोकती है कि प्लीज बात समझो, आखिर तुम इतने सालों बाद वापस आए हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम रुक जाओ, अभी रात हो गई है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, हम सुबह बात करते हैं। नंबर 5 को पता था कि आखिर उसे करना क्या है। वानिया के जाने के बाद में वो अपने हाथ में रखी एक बॉल को चेक करता है जिसके पीछे कुछ नंबर्स लिखे थे। इसी के साथ सीन यहाँ पे 2 ऑफिसर्स पे शिफ्ट होता है जो कि किसी सीक्रेट एजेंसी से बिलोंग करते थे। लड़की का नाम हेजल था और लड़के का नाम चाचा था। ये दोनों एक होटल के अंदर चेक इन करते हैं जहाँ पे इनका रूम पहले से ही बुक था, लेकिन ये वहाँ पे खड़े लड़के से झगड़ा करने लगते हैं कि इन्हें 2 कमरे नहीं बल्कि एक ही कमरा क्यों मिला है। जाने से पहले हेजल वहाँ पे रखा हुआ पैकेज भी अपने साथ ले जाती है। कमरे में आने के बाद इन्हें 2 बेड मिलते हैं, लेकिन ये अपने बॉस और अपनी एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे कि आखिर वो हमारे साथ में ऐसा क्यों करते हैं। पहले तो हमारा पेमेंट कम है, ऊपर से हमें कमरे भी अलग अलग नहीं दे रहे हैं। हमें पता चलता है कि इनके पास में एक बॉक्स है जिस बॉक्स को इनका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखना है। साथ ही इन लोगों को भेजा गया है नंबर 5 को ढूंढने के लिए, लेकिन इनके पास जो पिक्चर है वो नंबर 5 के बुढ़ापे की है, यानी कि 58 इयर्स वाला नंबर 5। अब टाइम था नंबर 5 के ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने का। तो नंबर 5 का ट्रैकिंग डिवाइस उसी कॉफी शॉप के बाहर का था, जिसके बाद सीन कॉफी शॉप के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब जब यहाँ पे इतना कोहराम मच चुका था, इतने लोग मारे गए थे, तो एक ऑफिसर आके यहाँ पे चीजों को चेक कर रही थी कि आखिर ये सारे लोग कैसे मारे गए। इस लेडी ऑफिसर ने यहाँ पे देखी एक ही बार में बता दिया कि ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू भी चलाए थे। बात जब विटनेस की आती है तो उसी लेडी को बुलाया जाता है और ये लेडी यहाँ पे बताती है कि उस समय यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था और उसके साथ उसका बेटा भी था। बूढ़े आदमी ने एक्लेयर ऑर्डर किया था और छोटे बच्चे ने कॉफी ऑर्डर करी थी। मैं जब चेंज लेने के लिए अंदर गई तब तक वहाँ से गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि वो दोनों ही चले गए थे और उसके बाद में गोलियां चलने की आवाजें आई। मैं वहाँ पे छुप के नीचे बैठ गई और जब तक बाहर आती तो तब तक यहाँ पे सब मर चुके थे। साथ ही में ये लेडी ऑफिसर को ये भी बताती कि क्या मुझे ये चीजें बार बार में रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये ऑफिसर पूछती है कि तुमने इससे पहले किसको बताया। तो ये लेडी बताती है कि जस्ट अभी अभी एक ऑफिसर आके गए थे और मुझसे ये सारी चीजें पूछी उन्होंने। इस लेडी को हैंड टू हैंड समझ में आ जाता है कि ये काम किसने किया होगा। बाहर आते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें डिएगो मिलता है। अब जैसा कि डिएगो का काम था कि अगर कोई भी क्राइम हो जाए तो उससे पहले वो वहाँ पे पहुंच जाता है और चीजों के बारे में पता करने लगता है। पता चलता है कि डिएगो ने भी पहले पुलिस एजेंसी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। इसी के कारण ये ऑफिसर डिएगो की मदद नहीं लेती है और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेज देती है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे हेजल और चाचा भी देख रहे थे। इन्हें यहाँ पे नंबर 5 के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता और बस ये बात पता चलती कि जो बूढ़ा आदमी था वो यहाँ पे बैठा था। इन्हें लगता है कि जरूर नंबर 5 वही होगा। सीन जिसके बाद लूथर
के ऊपर शिफ्ट होता है। अब तक यहाँ से ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके थे। एलिसन भी अपना बैग पैक कर रही थी। लूथर को लगता है कि एलिसन अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तब एलिसन कहती है कि हाँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और भी करना है, मैं अपनी बेटी को तुमसे मिलाना चाहती हूँ। तब लूथर बताता है कि तुम्हारी बेटी मुझे कैसे जानती होगी, तुम तो इस जगह को भूल जाना चाहती हो, तुम तो नफरत करती हो इस जगह से। तो एलिसन कहती है कि हाँ मैं इस जगह को याद नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसे तुम्हारे बारे में जरूर बताती हूँ। तुम उसके सुपर हीरो हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में यही बताया है कि तुम्हारे अंकल एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में रहते हैं और वो तुमसे मिलना चाहती है। इनकी बातों से हमें ऐसा लग रहा था कि मानो एलिसन और लूथर एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद किया करते थे, लेकिन उसके बाद इन सब की लाइफस्टाइल चेंज हो गई और सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। लूथर बताता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं अर्थ पे आने के बाद क्या करूं। पिछले 4 सालों से मैं स्पेस में था और हर रोज एक ही रूटीन फॉलो करता था। एलिसन को ये बात समझ में आ गई थी कि लूथर अभी भी अपने फादर के मर्डरर को ढूंढ रहा है। तब लूथर कहता है कि नहीं मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रहा। तब एलिसन कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तुम यहाँ से जा चुके होते। जिसके बाद सीन यहाँ पे मेरे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है। ये अभी भी नशे करके नंगा सो रहा था, लेकिन सेम टाइम पे हम यहाँ पे बेन की सोल को भी देखते हैं जो कि उसके पास ही बैठ के उससे बातें कर रही थी। और उसी समय यहाँ पे पोगो आ जाता है जो कि क्लाउस को कहता है कि क्या तुम अपने फादर के उस रूम में गए थे जहाँ पे जाना मना था। असल के अंदर वहाँ से कुछ चीजें गायब हुई है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम आखिर कल कहाँ पे थे? तो क्लाउस बताता है मैं तो बस मजे कर रहा था, मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता। तब पोगो बताता है कि उनके रूम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स रखा था और उसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा कीमती थे। वो बॉक्स अभी नहीं मिल रहा है। जिसके बाद हमें क्लाउस का पास्ट दिखाया जाता है, यानी कि एक दिन पहले क्लाउस ने क्या किया था। हमें पता है कि क्लाउस ने वो बॉक्स चुराया था, उसके अंदर एक बुक्स और काफी सारे नोट्स पड़े थे। क्लाउस ने वो सारी चीजें डस्टबिन के अंदर डाल के उस बॉक्स को पॉन शॉप के अंदर बेच के वहाँ से आए हुए पैसों से ड्रग्स खरीद ली और उसके बाद में नशे पत्ते करके घर में आके सो गया। क्लाउस कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता इस बॉक्स के बारे में। बैन जिसकी सोल यहाँ पे बैठी थी वो कहता है कि तू झूठ बोल रहा है। तो क्लाउस कहता है तू चुप रह, मेरे बारे में कुछ मत बोल। पोगो को अच्छी तरीके से पता था कि उस बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ क्लाउस नहीं चुराया होगा। इसी के कारण वो कहता है कि अगर जिसने भी उस बॉक्स को चुराया है और वो वापस इस बॉक्स को अपनी जगह पे रख देगा तो उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। क्लाउस कहता है कि आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? तो पोगो कहता है कि हो सकता है कि शायद वो बॉक्स वापस आ जाए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसके बाद अगली सुबह जब वानिया उठती है तो वो कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसे नंबर 5 कहीं नहीं दिखाई देता। इसी के साथ हमें नंबर 5 दिखाया जाता है जो कि इस समय उस बॉल का पीछा करते हुए उस कंपनी के अंदर पहुंच गया था जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर होता था। वो वहाँ के एक डॉक्टर से पूछता है कि मुझे इसकी सीरीज पता करनी है और आखिर इसका ओनर कौन था ये भी पता करना है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी क्लाइंट की डिटेल किसी भी दूसरे इंसान को नहीं दी जा सकती है। और खासकर तो ये बच्चा जो कि एक माइनर है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में भी नहीं आया है उसे तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। अब नंबर 5 जो कि था तो एक 58 इयर्स का आदमी लेकिन एक बच्चे की फॉर्म में था। इसी के कारण वो उस आदमी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी वो इन्फॉर्मेशन दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वहाँ के रिसेप्शनिस्ट और ये डॉक्टर मिलके गार्ड को कॉल कर देते हैं तो नंबर 5 को यहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद सीन वापस से पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट होता है। हम अभी भी इसी लेडी को देख रहे थे जो कि उस मर्डर के बारे में अपने ही ऑफिसर से पूछ रही थी कि फिंगरप्रिंट किस किस के मिले हैं और जितने भी लोग मरे हैं वो कौन है। तो वो ऑफिसर बताता है कि सारे छटे हुए बदमाश थे, सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा है, यानी कि क्रिमिनल जिसको भी मारने आए थे वो भी कोई बहुत बड़ा ही क्रिमिनल होगा। इसके बाद अब डिएगो को भी छोड़ दिया जाता है और डिएगो यहाँ पे आके इस ऑफिसर से कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो, तुम सब लोगों को अभी भी मेरी जरूरत है, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। लेकिन ये लेडी बताती है कि हम लोगों को तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमने आज से पहले भी बहुत गलत गलत काम कर रखे हैं और मुझे अच्छे से पता है कि तुम उस अम्ब्रेला अकेडमी से हो जो कि आज से सालों पहले लोगों का भला किया करता था। यानी कि अम्ब्रेला अकेडमी के साथ में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके बारे में कई लोगों को पता था। जिसके बाद सीन गाइस लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसका पहला शक डिएगो पे ही था। इसी के कारण वो एक रेसलिंग के अंदर पहुंचा था जहाँ पे वो वहाँ के ओनर को कहता है कि डिएगो कहाँ पे रहता है और वो क्या करता है। तो वो आदमी सबसे पहले तो लूथर को कहता है कि तुम क्यों नहीं बॉक्सिंग करते, तुम्हारे ऊपर मैं मेरे सारे पैसे लगा दूंगा, क्योंकि लूथर की बॉडी इतनी ज्यादा थी। लेकिन डिएगो के पूछने पे वो बताता है कि हाँ बस वो यहाँ पे झाड़ू पोछे करता है और पीछे वाले कमरे में सोता है। लूथर जाके डिएगो के कमरे में पहुंचता है जहाँ पे उसे अपने बचपन की कई सारी यादें मिलती है। लूथर अभी भी किसी भी बच्चे को नहीं भूला है और साथ ही में ना ही अम्ब्रेला अकेडमी को वो भूल पाया है। जिसके बाद सीन वानिया के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि डरी हुई थी और नंबर 5 को हर जगह ढूंढ रही थी। वो वापस से मेंशन में आती है और सीधा नंबर 5 के कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे नंबर 5 मिल जाता है। वो कहती है कि तुम ऐसे चले क्यों गए, मैं डर गई थी। तो नंबर 5 कहता है कि हाँ शायद मुझे तुम्हें बता के आना चाहिए। वानिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती थी, लेकिन नंबर 5 कहता है कि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बात सुनने में और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम अब मेरी बात सुनो, मैं मेरी मदद खुद कर लूंगा। वो वानिया के ऊपर चिल्ला के उसे वहाँ से भेज देता है और हमें पता चलता है कि उस कमरे के अंदर क्लाउस एक अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। नंबर 5 ने क्लाउस के साथ में एक डील तय की थी कि उसे वो कुछ पैसे देगा, लेकिन इसके बदले में क्लाउस को उसका फादर बनना पड़ेगा। ये दोनों ही उस आई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जाएंगे और क्लाउस वहाँ पे जाके उस आंख के ऊपर लिखी हुई सीरीज का क्लाइंट पूछ लेगा। जिसके बाद सीन गाइस हेजल और चाचा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों ही उस आदमी को पकड़ के लाए थे जो कि उस दिन कॉफी शॉप के अंदर नंबर 5 के पास बैठा था। इस बेचारे को तो कुछ भी नहीं पता था और जो भी नंबर 5 ने इनसे बातें करी थी वो बताता
चाह रहा था, लेकिन अभी भी हेजल को लग रहा था कि यही नंबर 5 है। शक्ल मैच करने पे इन्हें पता चल जाता है कि ये नंबर 5 नहीं हो सकता है। इसी के कारण वो और पूछते हैं कि तुम्हारे आसपास कौन बैठा था और उस वक्त कॉफी शॉप में कौन आया था। तो ये आदमी बताता है कि उस वक्त बस एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो कि कॉफी मांग रहा था, साथ ही में वो बहुत अलग अलग तरीके की बातें कर रहा था। ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये लोग मिलकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। तो ये आदमी बताता है कि उस बच्चे ने किसी एक जगह का एड्रेस पूछा था। इसका मतलब था कि हेजल और चाचा समझ गए थे कि वो बच्चा ही नंबर 5 है जो कि टाइम ट्रेवल करके एक बहुत बड़ा जंप लगा के वापस से पास्ट में आ गया है। साथ ही में वो एक बूढ़े इंसान के शरीर में नहीं बल्कि एक बच्चे के शरीर में पहुंचा है यहाँ पे। इसी के साथ हम एलिसन को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। कोर्ट में इन दोनों की कोई तो हियरिंग होगी जिसके अंदर एलिसन नहीं पहुंच पाई थी। वो अपनी बेटी से बात भी करना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड पैट्रिक उसकी बेटी से बात नहीं करवाता। इसी समय पे ये सारी बातें वानिया भी सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिली, लेकिन मुझे ये तो पता चल गया है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है। लेकिन एलिसन उल्टा वानिया के ऊपर चिल्लाती है कि तुम कौन सी अच्छी इंसान हो, तुम तो हम सबसे अलग रहना चाहती थी। तो वानिया कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहती थी। सिर्फ एक डैड ही थे जिन्होंने मुझे तुम सब लोगों से अलग रखा, इसमें मेरी क्या गलती। तो एलिसन कहती है कि ऐसा तुम नहीं सोचती हो, तुम बल्कि बिल्कुल अलग सोचती हो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी बुक में पढ़ा है। अब बता दो कि बुक भी तुमने नहीं लिखी है बल्कि फादर ने लिखी है। एलिसा और वानिया के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद सीन वापस से आई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे नंबर 5 अपने साथ में क्लाउस को लेकर आया था और क्लाउस बताने लगता है कि देखो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ये आदमी बेचारा अभी भी यही कह रहा था कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्लाउस के दिमाग में तो बस पैसे चल रहे थे कि कैसे उसे नंबर 5 से पैसे मिलेंगे और वो नशे करेगा। इसी के कारण वो खुद को ही टॉर्चर करने लगता है। सबसे पहले तो वो नंबर 5 के गाल पे एक जोर से चांटा लगाता है और फिर इस आदमी को कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया, अब जाके मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। और उसके बाद वो सामने रखे बॉल को अपने सर पे मार लेता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। यहाँ पे बैठा डॉक्टर सिक्योरिटी को कॉल करता है कि यहाँ पे जल्दी आके मेरी जान बचाओ, लेकिन उससे पहले क्लाउस फोन हाथ में ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने हम दोनों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला किया है, जितनी जल्दी आ सको उतनी जल्दी आ जाओ। क्लाउस कहता है कि सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले वो तुम्हें ही धक्के देके निकालेंगे, उसके बाद तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, ऊपर से ब्लैक लिस्ट और हो जाओगे। तो अब बताओ तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी है या फिर तुम्हें हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। ना चाहते हुए भी इस आदमी को नंबर 5 की मदद करनी पड़ती है, लेकिन उस आई के ऊपर जो सीरीज नंबर लिखी हुई थी, सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वो सीरीज नंबर अभी तक तो मैन्युफैक्चर हुई ही नहीं है। वो नंबर 5 से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये आंख कहाँ से मिली। तो नंबर 5 को समझ में आ जाता है कि अभी तक ये सीरीज मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, यानी कि ये इंसिडेंट आने वाले टाइम का है। बाहर आने के बाद क्लाउस नंबर 5 से पूछता है कि आखिर तुम इस आंख के पीछे इतना क्यों पड़े हो, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस आंख में। नंबर 5 चिल्लाने लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और तुम में से कोई एक भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। ये आंख जिससे भी मिली है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लाउस नंबर 5 को शांत करने की कोशिश करता है कि आखिर तुम इतने साल तक अकेले रहे थे, मुझे पता है कि तुम क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तुम्हें किसी की तो जरूरत है। तब नंबर 5 कहता है कि मैं वहाँ पे अकेला नहीं था, बल्कि 30 साल से मैं एक लड़की डॉलरस के साथ में था। क्लाउस और कोई फालतू की बातें करता, लेकिन नंबर 5 ये सब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसी के कारण वो टेलीपोर्ट होकर सामने वाली टैक्सी में बैठ के चला जाता है। जिसके बाद हम वानिया को देखते हैं जो कि घर पे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और इसी समय कोई एंट्री लेता है। ये उसका एक स्टूडेंट था, लेकिन वानिया के पास हमेशा से बच्चे स्टूडेंट आते थे, तो उसे बिलीव ही नहीं होता कि आखिर इतना बड़ा स्टूडेंट कैसे आ गया। वानिया काफी ज्यादा हेजिटेट थी और उसके बाद में उसे बिठा के आगे के लिए बात करने लगती है। इसी के साथ सीन यहाँ पे डिएगो पे शिफ्ट होता है, जो कि अब वापस से अपने रेसलिंग वाले रूम में पहुंच गया था। नीचे आने के बाद उसे कुछ तो बाल वगैरह दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि मेरे कमरे के अंदर कोई तो है। वो बिल्कुल हल्का सा दरवाजा खोलता है और उसके बाद में अपने चाकू को फेंकता है। उसका चाकू भी इतना ज्यादा ट्रेंड था कि जाके सीधा किसी के सर में घुस जाए, फिर वो कहीं से भी फेंका जाए, लेकिन उसने इस तरीके से फेंका था कि वो जाके सीधा टेबल में ही लगे। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे लूथर बैठा था। डिएगो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे चोरी छुपे क्यों बैठे हो। तो लूथर कहता है कि मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, और आखिर तुमने बताया क्यों नहीं कि जिस दिन डैड की डेथ हुई थी उस दिन तुम्हारा तो मैच था और तुमने मैच अटेंड किया था। तो डिएगो कहता है कि मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम सब मेरे भाई बहन हो, और आखिर मैं तुम लोगों को ये चीज क्यों एक्सप्लेन करूंगा कि मैं उस दिन कहाँ पे था, मैं आखिर अपने फादर को क्यों मारूंगा। सीन वापस से वानिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने स्टूडेंट के सामने काफी ज्यादा हेजिटेट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे छोटा मोटा लेसन दे देती है। ये दोनों ही अपने बारे में कुछ बातें करने लगते हैं कि जैसे इन दोनों की फ्रेंड्स नहीं है और इस उम्र के अंदर क्या इस लड़के को वायलेंस सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वानिया से पहली बार किसी लड़के ने बात करी है। वो खुश भी थी और थोड़ी सी उदास भी थी। जाने से पहले लड़का वानिया को अपनी शॉप के बारे में बता के जाता है। इसी के साथ में सीन यहाँ एलिसन पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने कमरे के अंदर बैठ के स्मोक कर रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता थी। पोगो आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मुझे लगा था कि तुम यहाँ से चली गई हो। तब एलिसन कहती कि हाँ बस मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। मुझे इस घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और कुछ ऐसे कमरे जिनके अंदर मैं हमेशा बैठा करती थी। आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी थी। तो पोगो कहता है कि वानिया ने बताया, जस्ट मेरी अभी अभी वानिया से बात हुई। लेकिन वानिया को कैसे पता था कि एलिसन यहीं बैठी है, क्योंकि वानिया को हमेशा से ही पता था अपने भाई बहनों के बारे में कि अगर कोई भी अपसेट होता था तो उस समय वो
कहाँ बैठा करता था। साथ ही पोगो बताता है कि मैं बस तुम लोगों के बचपन की क्लिप्स देखा करता था और आज भी मैं वही देख रहा था। एलिसन कहती है कि आखिर आप इतने बड़े घर के अंदर अकेले कैसे रह रहे हैं। पोगो कहता है कि बस आदत सी हो गई है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ और कुछ चीजें दिखाता हूँ। वो एलिसन को अपने साथ लेके एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे कई सारे टीवी लगे हुए थे, साथ ही में इन सब के बचपन की फुटेजेस थी। एलिसन इन चीजों को देख के बड़ी खुश हो रही थी कि ये लोग कितने छोटे हुआ करते थे, साथ में खेल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें। पोगो कहता है कि तुम इन चीजों को एंजॉय कर सकती हो, पास वाले रूम के अंदर काफी सारे और कैसेट्स हैं, तुम आराम से बैठ के देखो, लेकिन जाने से पहले रूम जरूर लॉक करके जाना क्योंकि आजकल चीजें चोरी हो रही है। पोगो वहाँ से चला जाता है और एलिसन वहाँ पे रखी हुई कैसेट में से एक कैसेट प्ले करती है जहाँ पे उसे कुछ बहुत ही अलग चीज दिखती है और उसे बिलीव ही नहीं होता कि आखिर ये क्या चीज है। इसी के साथ में सीन यहाँ पे नंबर 5 पे शिफ्ट होता है जो कि इस समय एक मॉल के अंदर आया था। काफी सारी डमीज को ढूंढने के बाद वो एक डमी के पास पहुंच जाता है और पता चलता है कि इसे ही वो डॉलरस कहता था, यानी फ्यूचर में जाने के बाद जब उसके पास कोई नहीं था तो उसे सिर्फ एक ये डमी मिली थी जिसका नाम उसने डॉलरस रख दिया था। इसी समय यहाँ पे चाचा और हेजल भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने मास्क पहन लिया था और धड़ाधड़ शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसी शूटिंग के अंदर डॉलरस मरती है, आधी आधी हो चुकी थी वो, और नंबर 5 को ये भी पता था कि ये लोग कौन है। नंबर 5 अपनी पावर्स का यूज करता जाता है और बार बार में टेलीपोर्ट होकर अपनी जान बचाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब वो चाचा को मार देता है लेकिन अभी भी हेजल जिंदा थी। आखिर में वो टेलीपोर्ट होकर उस जगह से, उस मॉल से बाहर निकल जाता है। इतना ज्यादा गोलीबारी चलने के बाद में यहाँ पे पुलिस भी पहुंच चुकी थी तो हेजल भी गायब हो गई थी और नंबर 5 भी डॉलरस को बचा के यहाँ से बाहर निकल गया था। इसी के साथ हमें एक सीन वो भी दिखाया जाता है कि जिस आदमी को हेजल ने और चाचा ने टॉर्चर किया था वो आदमी मर चुका था। और इसी के साथ में इन्फॉर्मेशन आती है कि मॉल के अंदर फायरिंग हुई है। यही इन्फॉर्मेशन डिएगो को भी पता चल गई थी। अब तक लूथर वापस से घर पे आ चुका था और एलिसन भागती हुई आती है उससे बात करने के लिए कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जबकि लूथर बताता है कि मैंने अपने भाई बहनों पे गलत ही शक किया कि आखिर कौन डैड को मारेगा। ये बात सच है कि उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन तब एलिसन कहती है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी चलो। इसी समय यहाँ पे नंबर 5 भी आता है जिसकी हालत खराब हो रखी थी। लूथर कहता है कि आखिर ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया, प्लीज हमें बताओ। तो नंबर 5 कहता है कि तुम में से कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता और आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। जिसके बाद सीन एक बार वापस ही पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जब नंबर 5 पूरी दुनिया के खत्म होने के बाद वहाँ पे पहुंचा था तो उसे वहाँ पे सबसे पहले लूथर ही मिलता है और उसके हाथ में एक आंख थी। ये वही आंख है जो कि नंबर 5 लेके फ्यूचर में आ गया था। इसी के साथ में जब वो आगे बढ़ता है तो उसका पूरा मेंशन डिस्ट्रॉय था। इसी के साथ में डिएगो, एलिसन, क्लाउस ये सारे के सारे मरे हुए थे वहाँ पे, यानी कि उसका एक भी भाई बहन जिंदा ही नहीं बचा था। वहाँ पे नंबर 5 बस बच्चा बन के खड़ा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलता है आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।